प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त खित्ते की सबसे अहम खबर जो आलमी मीडिया पर छाई हुई है वो चाइना की 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट से मुतालिक है जो ईरान में करने जा रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना ईरान के तेल के सेक्टर में कर रहा है, बैंकिंग के सेक्टर में कर रहा है, इसके अलावा वहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट होगी। और सबसे अहम जो बात है वो ये कि बंदरगाहों और फिर जो रेलवे का सिस्टम है उस पर इन्वेस्टमेंट चाइना करेगा। अब ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो जो तरसील का निज़ाम है या जिसको वो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव कहते हैं उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है और इसके साथ जुड़ी हुई एक और डेवलपमेंट ये है कि ईरान के रेलवे के निज़ाम में जो पहले इन्वेस्ट करने जा रहा था वो भारत था। चाबहार से लेकर जाहिदान तक और फिर वहाँ से जरंज तक जो एक रेलवे ट्रैक बनाने का मंसूबा था जिसके जरिए भारत अफगानिस्तान जाना चाहता था, उससे भारत को निकाल दिया गया या निकल गया या निकलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं और अब चाइना उसकी जगह लेगा। तो भारत का वो जो ख्वाब था कि चाबहार को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान चला जाए और वहाँ की मंडी में अपना माल भेजे, वो ख्वाब उसका अब शर्मिंदा ताबीर होता नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ जो चाइना की पाकिस्तान के बाद फिर ईरान में इन्वेस्टमेंट और फिर रूस और तुर्की अगर इसमें शामिल हो जाएं तो इसको सीपेक प्लस का नाम दिया जा रहा है या गोल्डन रिंग का नाम दिया जा रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके हवाले से खबरें आलमी मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। खुद ईरान में 18 सफ़ात का एक जो डॉक्यूमेंट है, जो मुआहिदा है मुजवज़ा, उसका डॉक्यूमेंट गर्दिश कर रहा है, लेकिन अभी इसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से शायद तस्दीक नहीं की गई, लेकिन तरदीद भी नहीं की गई, यानी ये मुआहिदा होने जा रहा है। अब इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में और कि इसके मुख्तलिफ पहलू कौन कौन से हैं और इस पर भारत को जो तकलीफ है वो क्यों हो रही है, भारत के किन मुफादात को नुकसान पहुंचेगा। और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर ये भी देखेंगे कि आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने भारत के पाकिस्तान के हवाले से मनफी अज़ाइम का जिक्र किया है, वो अज़ाइम किस तरह से खाक में मिलाने की पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोशिशें की गई और कितनी कामयाबी मिली है, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब, इरशाद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अयाज वज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिद अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ओरिया साहब कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले इरशाद आरिफ साहब, ज़रा मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे भारत को बुनियादी तकलीफ़ क्या है? बुनियादी तकलीफ़ तो ये है कि इस मुल्क में जब इस ख़ित्ते में जब चीन का किरदार बढ़ता है, चीन मजबूत होता है, तो भारत ख़ुद ब खुद कमज़ोर होता है क्योंकि भारत के जारहाना इस्तेमारी अज़ाइम हैं जी। भारत जो है वो सोचता है इस इलाके की मिनी सुपर पावर के तौर पर अपने आप को इमर्ज करना, और भारत ये सोचता है कि मेरी बालादस्ती हो इस खित्ते में, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनकी हैसियत भूटान की हो, इनकी हैसियत नेपाल की हो, और उसके बाद फिर वो चाइना से बड़े रियासत के तौर पर, बड़ी ताकतवर रियासत के तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने मुतारफ़ करा सकता है। बदकिस्मती ये हुई कि अमेरिका ने भी भारत की इस मामले में हौसला अफजाई की और वो अपने मकासद के लिए की कि चीन का अगर मुहासरा करना है या चीन को कमज़ोर करना है या चीन को मुआशी और दिफाई ताकत बढ़ते हुए रोकना है तो वो हमारे लिए ये किरदार भारत अदा कर सकता है। तो ये काबिल फ़हम बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो समझता है कि अगर चाइना मजबूत होता है तो पाकिस्तान ख़ुद ब खुद मजबूत होता है, क्योंकि जो ताल्लुकात पाकिस्तान के चाइना के साथ हैं वो किसी और मुल्क के नहीं हैं। ये चाइनीज़ तस्लीम करते हैं, वो कहते भी हैं। हमारी बदकिस्मती ये रही है अभी तक, मसलन मैं सीपैक के हवाले से बात करूँ, ये अब तकरीबन जो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई हैं कि तकरीबन ये 65 अरब डॉलर तक का बनता है जाके सारा पैकेज, जो अभी तक 30 अरब डॉलर का है, फिर ये 45 और फिर 55 और 65 अरब का। हम 2018 में गए थे, मैं इसी प्रोग्राम में एक दो बार ये बात कह चुका हूँ कि हमें जो चाइनीज़ इन्वेस्टर थे और जो पावर कॉरिडोर के लोग थे वो कहते थे कि आप 65 अरब डॉलर पे खुश ना हों, यहाँ तो 500 अरब डॉलर के बारे में सोचा जा रहा है। 500 अरब डॉलर इन्वेस्ट हम आसानी से पाकिस्तान में कर सकते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी का मसला है। मिसाल के तौर पर ये रेलवे का जो हमारा मंसूबा था, 5 साल नवाज शरीफ के गुजर गए, 2 साल इनके गुजर गए, 1 टके की उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई।
ये जो रोड्स बन रही हैं उसका आप देख लें कि हर वक्त कोई ना कोई अफवाह फैली होती है कि जनाब ये काम रुक गया, वो हम ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा हमने उसमें शामिल कर दिया जो एक शहर का मंसूबा है। पूरे मुल्क के बारे में, पूरी कौम के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, फिर हम नुमाइशी मंसूबे सोचते हैं। 400 अरब डॉलर ईरान में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है चाइना, तो ईरान की वो पोजीशन तो नहीं है खित्ते में जो पाकिस्तान की पोजीशन है, और हमारी दोस्ती का जो मेयार है या सतह है वो ईरान की नहीं है। अगर वहाँ 400 अरब डॉलर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तैयार है, तो हमें 500 अरब की तवक्को करनी चाहिए, लेकिन हमने 7 साल में कुछ भी नहीं किया। हम वही इन्वेस्टमेंट जो 65 अरब डॉलर की वो भी मुकम्मल नहीं कर पाए। तो ये हमारी वो है। और फिर दूसरी 2 चीज़ें और हैं जो मसला है, वो एक ये है कि हमारी जो आपस की लड़ाई हैं कि पार्लियामेंट में लड़ाई हो रही है, सियासत के मैदानों में लड़ाई हो रही है, इदारों की आपस के अंदर खींच, सियासी इस्तेहकाम नहीं है। तो चीन अगर अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ चाहेगा तो इस्तेहकाम भी चाहेगा, वो ऐसी हुकूमत भी चाहेगा जहाँ उसका पैसा महफूज हो, करप्शन भी ना हो और अदम इस्तेहकाम भी ना हो। तो वो भी हम प्रोवाइड करने में यानी अभी तक नाकाम चले आ रहे हैं। तो इस बुनियाद पर जो भारत की ख्वाहिश है बदकिस्मती से हम पूरी कर रहे हैं कि हम उस मेयार पर पूरे ही नहीं उतर रहे, उन तवक्कुआत पर पूरे ही नहीं उतर रहे कि वो ये पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट हो, बढ़े और हर शोबे में हो, और हम कैपेसिटी अपनी जो है वो शो करें कि हम 500 अरब डॉलर यहाँ कर सकते हैं, और दीगर जो शोबे हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। और ज़राअत का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है। इसमें अयाज वज़ीर साहब, अब ये एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि वहाँ पर इम्कान पैदा हो रहा था कि भारत आकर अपना तसल्लुत कायम कर लेगा, तो चाइना के पेश नज़र स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा कि भारत को रोका जा सकता है अगर वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आए। आप इस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखते हैं? 400 अरब डॉलर की बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो चाइना ईरान में करने जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसमें शक नहीं है। और फिर ये मैं समझता हूँ कि पूरे रीजन की सियासत को शायद बदल ही दे, क्योंकि इससे बेशतर हिंदुस्तान और ईरान चाबहार बंदरगाह के डेवलपमेंट के लिए बड़े करीब हो रहे थे एक दूसरे के। 2003 में ईरानी सदर खातमी साहब ने हिंदुस्तान का दौरा किया था, उसमें इस चीज़ पे वो एग्री हुए थे कि चाबहार को हिंदुस्तान डेवलप करेगा ताकि उसके रास्ते फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के साथ हिंदुस्तान कारोबार कर ले और अफ़गानिस्तान को भी और ईरान को भी अपना सामान पहुँचा दे। तो एग्रीमेंट तो उस वक़्त से था, लेकिन 2014 को फिर मोदी साहब ने इसमें तेज़ी लाई। वो चाहते थे कि इसको जल्दी डेवलप कर ले ताकि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस कम हो और ये सारा जो ट्रेड है पाकिस्तान के साथ ये उधर हिंदुस्तान वाया चाबहार के रास्ते हिंदुस्तान के साथ जो ट्रैफिक है वो चलता रहे, पाकिस्तान को दरमियान से निकाल दे। खा वो ईरान हिंदुस्तान का, अफगानिस्तान हिंदुस्तान का ट्रेड हो या हिंदुस्तान और सेंट्रल एशिया का ट्रेड हो। लेकिन फिर दरमियान में अमेरिकन सैंक्शन की बात आई ईरान के ऊपर, तो उस वजह से मेरा ख्याल है हिंदुस्तान ने अपना हाथ जरा हल्का रखा डेवलपमेंट में, वो तेजी नहीं आई जिसकी ईरान तवक्को कर रहा था। या हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान रिलक्टेंट क्यों था आपके ख्याल में? ना, हिंदुस्तान रिलक्टेंट इसलिए हुआ कि अमेरिकन सैंक्शन की वजह से शायद कि अगर अमेरिका को नाराज न करे। अब अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है, चीन को महदूद करने के लिए या चीन को इस रीजन में फैलने से रोकने के लिए वो अमेरिका का साथी है। तो वो नहीं चाहता कि किसी तरह भी अमेरिका को नाराज करे, उसके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात है उसे। तो इसका मतलब सर आपके तजज़िये से तो फिर मैं ये समझ पा रहा हूँ, जिस पर मैं चाहूंगा कि शायद अमीन साहब अपनी राय का इजहार करें कि जो अयाज वज़ीर साहब कह रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई है अमेरिका से कि उसने अगर हिंदुस्तान को रोका वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से और उसकी वजह से वो रिलक्टेंट हुआ, तो उस खला को पूरा करने के लिए चीन आगे आ गया।
मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करूंगा। शायद अमीन साहब से पहले वो मेरे वो सफीर भी रहे, काबिल एहतराम है। मैंने ये नहीं कहा कि अमेरिका ने चाबहार में इन्वेस्टमेंट से रोका है, बल्कि चाबहार के लिए अमेरिका ने अपने सैंक्शन में रियायत दी थी कि न करे। हिंदुस्तान खुद अपने ऊपर वो पाबंदी लगा रहा है शायद जी कि अमेरिका नाराज न हो। जी मैं चाबहार की नहीं, मैं जाहिर दूसरे मंसूबों की, जो गैस का मंसूबा था या दूसरा जो रेलवे का मंसूबा था, खास तौर पर जो एक ट्रेड के पर्पस के लिए इंडिया इस्तेमाल करना चाहता था अफगानिस्तान के लिए, मैं उसी के बारे में सवाल करता था कि रिलक्टेंट रहा, वरना वो अब तक मंसूबा मुकम्मल हो जाना चाहिए था या उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए था। जी शाहिद अमीन साहब। देखिए, आपने अब तक जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि चीन जो है ईरान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है, लेकिन अभी ये मामला तय नहीं हुआ है। इसके बारे में फौरी तौर पे यकीन के साथ हम नहीं कह सकते कि सब कुछ हो गया है, होने वाला है। और फिर आने वाले वक्त में चीन के ऊपर भी बड़ा अमेरिका का दबाव रहेगा, हर किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शन लग सकती हैं। और जैसे हिंदुस्तान को उन्होंने रोक दिया था ईरान में ज़्यादा आगे बढ़ने से, हो सकता है कि अमेरिका का प्रेशर चीन के ऊपर भी पड़े। तो इसलिए अभी हम बिल्कुल यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल तय बात है और उसके में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज है बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि ईरान जो अब तक इंडिया के बहुत करीब था एक लिहाज से, चाबहार का मंसूबा जो था वो ईरान के ताउन के साथ, इंडिया के ताउन के साथ होने जा रहा था, उन्होंने अब चीन के साथ की तरफ रुख इख्तियार किया है और इंडिया को एक लिहाज से इस चाबहार के प्रोजेक्ट से बाहर तो नहीं किया है, लेकिन कम से कम जो उनका रोल था कि वो रेलवे बनाएंगे और क्या क्या करेंगे, उससे उनको रोक दिया है। बल्कि जहाँ तक मैंने पढ़ा, ईरान ने ये भी कहा है कि जो ममालिक जो हैं अभी तक अपने वादे के मुताबिक काम करने से कासिर हैं या उनके ऊपर दबाव है, उसके ऊपर वो चले जाते हैं, उनके साथ हमें ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। गोया कि ईरान जो है हिंदुस्तान से नाउम्मीद हुआ है कि वो अमेरिकन दबाव में आन के ताउन करने से रिलक्टेंट रहा है। देखिए, चाबहार जो है वो आमतौर पे तस्वुर किया जाता है कि ग्वादर का एक अल्टरनेट रूट है या कम्पिटिटर है या राइवल है। अभी ये क्लियर नहीं है कि ईरान जो है ग्वादर के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ पूरा ताउन करेगा या नहीं, या अपना वही चाबहार का एक अल्टरनेट रूट रखेगा जो कि ग्वादर के मुकाबले में होगा। ये वक्त ही आने में बताएगा। मैं समझता हूं कि इंडिया का अमेरिका के साथ एक बहुत बुनियादी स्ट्रेटेजिक अलायंस है और वो जो है वक्त के साथ कायम रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर सकता है। पाकिस्तान की अपनी अहमियत है, खासतौर पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया। तो एक किस्म का बैलेंसिंग एक्ट तो अमेरिका करेगा, लेकिन उसका सारा का सारा रुझान स्ट्रेटेजिकली इंडिया की तरफ है। तो एक किस्म की एक वो अलायंस सा बन रहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो है करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, इंडिया और अमेरिका करीब तर होते जा रहे हैं, ईरान भी अब बज़ाहिर जो है चाइना की तरफ माइल है। और ये हमारे लिए बाइस इत्मीनान है, क्योंकि अगर ईरान और चीन की दोस्ती बढ़ती है, यकीनन उसका पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। सही है। एक चीज़ तो सर, चाबहार और गवादर का मुवाजना जो आप करने की बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ तो मैं बताता चलूं कि चाबहार और गवादर अपनी कैपेसिटी के एतबार से बहुत फ़र्क है। यानी चाबहार पर 20,000 टन के सुपर टैंकर्स अगर वहाँ पर आ सकते हैं, तो गवादर जो है 2 लाख टन के सुपर टैंकर्स को हैंडल कर सकता है। ये एक तो ये बुनियादी फ़र्क है, इसलिए इसी गवादर को हमेशा एक सुपरमेसी तो हासिल रहेगी चाबहार के ऊपर। लेकिन बहरहाल चाबहार अपने तौर पर एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर चाबहार से के साथ साथ एक और जो बंदरगाह है जिसको चीन जिसको खुद डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ईरान, जिसको बंदर जस कहा जाता है, अगर वो डेवलप होते जो आबनाए हुर्मुज़ के किनारे पर है। मेरे साथ अब मुझे ज्वाइन कर लिया और ये मकबूल जान साहब ने भी। साहब ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की $400 अरब की, और फिर अगर अपनी मुतअद्दिद जो बंदरगाहें हैं उस पर काम करता है, और भारत का इन मंसूबों से, खासतौर पर रेलवे के मंसूबों से निकलना, क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है सर? देखिए, मसला सर यह है कि चीन की अगर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप स्टडी करें तो आप हैरान रह जाएं कि ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो चीन को मुख्तलिफ किस्म की रोडों से जाके आके मिलाता है। आप खुद सोचें कि बीजिंग से वो चलता हुआ अलमाते से नीचे आता हुआ तहरान से, फिर उसके बाद आगे जाके तो रॉटरडैम में जाता है, रॉटरडैम से वापस आते हुए बार्सिलोना से करीब नीचे फिर नैरोबी में जाके फिर समुंदर में आ जाता है। ये वन बेल्ट वन रोड का है। उसके अंदर तहरान में
ऑलरेडी 2013 में ही उसका अनाउंस हो गया था कि वो सड़क उसकी जाएगी। अब तेहरान को उन्होंने जो नीचे पूरा इलाका है जो उसको मार्केटों से जोड़ना और बाकी चीज़ें करना, उसका मंसूबा था। उससे पहले इंडियन पॉलिसीज वहाँ मौजूद थी और इंडियन जो थी वो बड़े अरसे से अमेरिका की बेहस्त के ऊपर ईरान में उसी हवाले से दाखिले होते हैं। जो मशहूर ज़रिंज और दिलाराम वाली रोड है जिसको बाद में फौरन तौर पर 2009 में तालिबान ने कब्जा कर लिया था, उसी का एक शाखसाना था। असल में चाबार की जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज 1 मिलियन बैरल पर डे, जबकि इस वक्त जो गवादर है इट्स 10 बिलियन बैरल पर डे। चाबार जिस जगह पे मौजूद है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से बाहर उस तरह नहीं आता कि उसको आपको परमानेंट ड्रेजिंग चाहिए होती है उस पूरे इलाके के अंदर, जबकि गवादर उन पोर्ट्स में से है कि जहां आपको एक नेचुरल सी पोर्ट है, वहां आपको किसी किस्म की ड्रेजिंग की जरूरत नहीं। दूसरी चीज ये है कि वो उसका जो सामने का इलाका है जहां यूएई और अपना वो इलाका बनता है अपना मस्कत का कोना, इस कोने के ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत शदीद किस्म का मौजूद है। और आप अंदाजा करें ना कि इस वक्त जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो पॉलिसी है, जब मैं 2011 का वो आर्टिकल हिलेरी क्लिंटन का पढ़ रहा था, उसने लिखा था हार्नेसिंग, आप देखें कितना अनडिप्लोमेटिक वर्ड है, हार्नेसिंग द ग्रोथ एंड डायनामिज्म ऑफ द एशिया इज आवर टॉप प्रायोरिटी। हमने लगाम डालना है डायनेमिज्म को और ग्रोथ को एशिया की, और उसके अंदर से एशिया की ग्रोथ चाइना है। तो उन्होंने पूरे के पूरा इस वक्त जो पेंटागन का जो नवंबर में जो प्लान आया है, जो स्ट्रेटेजी जो एशिया पैसिफिक प्लान है, 3,75,000 जो फौज है वो उन्होंने वहां स्टेशन कर दी हुई है। तीन बैरी बेड़े जो उनके हैं वो बहुत बड़े, एक रोजवेल्ट है, दूसरा रैगन है, तीसरा एक और वहां पर खड़ा है। 2000 जहाज किसके जो है वहां फ्लाई कर रहे हैं। जापान को और इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इन तीनों को मिला के बाकी मुल्कों से पैक्ट बना लिया हुआ है। उसका जो फिलीपीन का बेस है उसको रीएक्टिवेट कर दिया हुआ है। इतना कुछ हो रहा है। इसके अंदर इंडिया ने अल्टीमेटली वहां से निकलना था, क्योंकि अफगानिस्तान में निकल गया, यहां से भी निकल गया। चाबार का जो बेसिकली ईरान की जो ऑयल है ना जी, ऑयल की इंडस्ट्री, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना की लाइफलाइन बन सकती है। चाइना ईरान की जो गैस है वो चाइना की लाइफलाइन बन सकती है इस पूरे इलाके से। और आप देखें ना कि चाइना ने वहां पर सिर्फ एक मुल्क या 2 मुल्क क्रॉस करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैस्पियन उसको मिलेगा ना चाइना को, वो कैस्पियन तो आपका एक यूरोप के साथ उसका पूरा का पूरा लिंकेज है। उस कैस्पियन के इर्द गिर्द आप घूमे तो आप हैरान हो जाते हैं कि कौन कौन से मुल्क और कौन कौन सी मार्केट है। तो इंडिया की डिफीट तो बहुत बुरी हुई है। मैं चाबार में आज से कोई 2008 में आखिरी दफा गया था, तो वो बलोचों को उन्होंने उठाया हुआ था अमेरिकन ने। तो बलोच कह रहे थे कि देखे जी मसला सारा जो है कि हमें एक रुपया भी नहीं मिलता, यहाँ पर सत्यानाश कर दिया है, हमारी जमीन के ऊपर आके इन्होंने ईरानियों ने यहाँ पर बना लिया हुआ है। और फिर वो जाहिर बात है उन बलोचों के साथ ज्यादती तो उनकी ईरानियों की थी, लेकिन उस इंडिया के आने के बाद वो और ज्यादा मसला इसलिए हो गया था कि हेलमंद के अंदर जो पश्तून है वो बहुत सख्त खिलाफ है इंडियन के। बाद एजाज अमीर साहब बैठे हुए हैं, बैसियत पश्तून, वो जो बकाल का लफ्ज इस्तेमाल करता है पठान, तो हिंदू से जितनी नफरत करता है दुनिया में किसी और से नहीं करता। और वो उसके अंदर फिर इनकी आमदो रफ्त तो ये सारा कुछ था। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है, लेकिन मुझे लगता यह है कि इसके अंदर ना समुद्री से ज्यादा जमीनी लड़ाई जो है वो बड़ी जल्दी को मुतवक्को लगती है। वरना जो है एक दफा सी पैक की ये रोडें चल पड़ी तो जैसे लड़ाई से आपकी क्या मुराद है? सकता फिर चल पड़ता। ये लड़ाई से किस लड़ाई की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? इंडिया चाइना की लड़ाई है। ये तो आप कोई ऐसा दिन ऐसा नहीं जहां रोज कोई अखबार में एक चीज छपती ना हो कि ये किसी न किसी वक्त जो है ये रप्ट हो जाना है, ये सूरत हाल जो है। और क्योंकि जमीनी मामला देखिए, चाइना को आप समुद्री पे तो रोक लेंगे, आपने बलाका जो है वो इंडोनेशिया और उसके दरमियान में से उस जजीरों के दरमियान आपने एक जहाज खड़ा किया, आपने उसको बहरी तौर पर तो रोक लिया। जमीनी पे आप उसको कैसे रोकेंगे? जमीनी रोकने के लिए आपको इंडिया का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए चाइना ने नेपाल में अपनी दोबारा इन्वेस्टमेंट किया है, नेपाल को खड़ा किया है, उस काला पानी वाले इश्यू पे खड़ा किया है। सिलगरी कॉरिडोर के अंदर जिसको चिकन नेक कहते हैं वहां पे उसने इन्फ्लुएंस शुरू किया है। चाइना जो है इस वक्त बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई बेचारा खरगोश जो है ना वो भेड़ियों में फंस जाता है ना, चारों तरफ से घेरा उसको डाला गया, लेकिन उसने उसकी जो काउंटर जो उसका सिस्टम उसने लॉन्च किया है। मैं अभी पढ़ रहा था ऑस्ट्रेलियन उसकी बहुत बड़ी स्टडी बनी है, उन्होंने यूएस सेंटर की स्टडी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका डज नॉट एंजॉय the supreme power
मिलिट्री पावर ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट इतनी खत्म हो चुकी हुई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, वो करते ही नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जंगों ने उसको मार दिया, उसकी कमर तोड़ दी है, पैसे उसके पास इतने हैं नहीं कि आगे चल पड़े। ऊपर से उसको ह्यूमन राइट्स का जो उसको खबत है वो इन चक्रों में उसको वो भी मेंटेन करना होता है। और अभी कोरोना टक्कर के जाहिर है उससे भी कम अज कम एशिया पैसिफिक में वो कहते हैं अमेरिका पर सुपर पावर। जी राइट सर, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आप देखते हैं कि इंडिया के पास अफगानिस्तान में जाने के लिए मुतबादल ऑप्शंस क्या हैं। अभी तो अफगानिस्तान की मंडियों से पाकिस्तान के रास्ते अगर माल वहां पर जा रहा है तो ट्रक खाली वापस आते हैं, यानी इंडिया का माल पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान नहीं जाता। तो एक ये जो मंसूबा उसका मंसूबा था कि वो रेलवे ट्रैक के जरिए चाबहार के जरिए से होता हुआ समंदर के रास्ते से चाबहार और फिर वहां से जो है वो काबुल तक चला जाएगा। इंडिया के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं इस रीजन में? और दूसरा ये कि ये सीपेक प्लस किसे कहा जा रहा है, ये गोल्डन रिंग किसे कहा जा रहा है? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी कुछ देर पहले शायद अमीन साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अमेरिका जो है वो चाइना पर भी सैंक्शंस लगा सकता है कि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप इसको अयाज वज़ीर साहब किस तरह से देखते हैं? आप समझते हैं कि अमेरिका चाइना पर भी सैंक्शंस लगा सकता है? देखिए, सैंक्शंस तो आप देख ले, चाइना की बड़ी कंपनी थी हवाई ये टेलीफोन वाली, उसके साथ क्या किया। अमेरिका के बड़े लंबे हाथ हैं। अगर डायरेक्ट चीन के ऊपर, जाहिर बात है हुक्म तो नहीं चलाएंगे, लेकिन उनके दोस्त ममालिक के ऊपर सैंक्शंस होंगे और उन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस होंगे जो चीन के साथ कारोबार करे। तो इस तरह चीन को इम्पैक्ट जरूर बहुत ज्यादा असर इसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन चीन भी फिर जाहिर बात है आराम से तो नहीं बैठेगा। चीन भी एक बड़ी ताकत है। अमेरिका कितना भी कहे, अमेरिका के अंदर उसकी अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर चीन ने अपनी इन्वेस्टमेंट या जो मकरूज है अमेरिका चीन का, उसकी तरफ देखा तो अमेरिका कहाँ भागेगा। ये जंग तो चलती रहेगी। कोल्ड वार है बिटवीन द टू। हर एक चाहेगा कि दूसरे को नुकसान पहुंचा दे, कमजोर कर ले, फैलने से रोक ले चीन को। लेकिन चीन इस रीजन में ऐसी ताकत है कि अब शायद मैं नहीं समझता अमेरिका के बस में ये है कि चीन को इस एरिया में कंटेन कर ले। अब देख ले, चीन के रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के साथ अच्छे हो गए, अफगानिस्तान के साथ उसके अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ तो है ही बहुत अच्छे। तो ये पूरा खिता तो तकरीबन उसके ज़ेर असर या दोस्त उनके हो गए। तो अमेरिका इसमें क्या करेगा? ठीक है, अब जंग लड़ते रहेंगे, कौन जीतता है कौन हारता है ये अलग बात है। लेकिन चीन अब इतना कमजोर नहीं है कि ईरानी सैंक्शंस पे वो झुक जाए। अगर ईरानी सैंक्शंस पे तालिबान न झुक सके, जो बहुत ही उसकी कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर देखा जाए तो तालिबान को भी घुटने टेकने पे मजबूर नहीं किया अमेरिकन सैंक्शंस ने, तो चीन को कैसे कर सकता है। अब ये खेल तो चलता रहेगा, कंपनियों के ऊपर भी सख्तियां होंगी, लेकिन दोनों मुल्क हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो दूसरे को इस रीजन में खासकर और पूरी दुनिया में कमजोर कर सके या अपने सामने से हटा सके। अच्छा, बिल्कुल सही है। और ये सब ये एक तो जाहिर है हम जानते हैं कि अमेरिका और इंडिया सिपेक के किस तरह से मुखालिफ थे और कहाँ कहाँ उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की। लेकिन अब अगर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की ईरान में आ जाती है तो ये सीपेक प्लस की सूरत हाल बन जाएगी। ये इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इंडिया को तो एक तरह से एक और मकाम पर डिफीट हो गई, और फिर अगर ये ईरान में कामयाबी से होती है तो शायद जो दीगर हमसाया ममालिक हैं जो ईरान के हमसाया ममालिक हैं वो भी इस इनिशिएटिव में शामिल होना चाहेंगे। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये तो फिर आगे की तरफ बढ़ रहा है और फैल रहा है। तो चाइना अपने मकासद में कामयाब हो रहा है। और फिर ये भी बताइए, गोल्डन रिंग कैसे कहा जा रहा है? रशिया और तुर्की अगर इसमें शामिल होते हैं तो
देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका के लिए माशी तौर पर चीन को डिफीट देने के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया। उनके सारे मुबस्सर यही कह रहे हैं। 97 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ अमेरिका के अंदर चीन की। 78 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है चीन की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कैसे कैसे ब्राजील में उसने को 20-22 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये पूरे का पूरा खित्ता नहीं, पूरे की पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर 1325 या 26 अरब डॉलर हैं जो चीन की इस वक्त एफडीआई के अंदर। आपने सिर्फ एफडीआई की लिस्ट देख लेना तो आप हैरान रह जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का माल जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की अलामत है। आप एक $5 की शर्ट खरीदते हैं, वो आप उससे मोहर लगा के आप $50 की बेचते हैं। आप न्यूयॉर्क का बाजार बंद करना चाहते हैं, आप पेरिस का बाजार बंद करना चाहते हैं, आप पूरे के पूरे जितने लोगों की चीन के अंदर फैक्ट्री लगी वो इकोनॉमिकली नहीं कर सकते। अब उसका एक ही हल है कि मिलिटरीली। अब देखें उसके अंदर ये जो पॉम्पियो की जो स्टेटमेंट आई है उसके अंदर पहली दफा कोल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने गवर्नमेंट पावर्स की जंग का नाम इस्तेमाल किया है, जो कि कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होता था। वरना नॉर्मली होता था हम कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम रिजीम चेंज चाहते हैं, हम ये जो है इंसानी हकूक को बदलने के लिए आ रहे हैं, हम तालिबान की दहशतगर्दी के खिलाफ आ रहे हैं। एक उसको बड़ा शानदार किस्म का कवर दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका एशिया पैसिफिक रीजन, उन्होंने एशिया पैसिफिक रीजन करार दे दिया और बहरे हिंद को पाक साफ रखने के लिए, और 3 चीजें उसने बताई हैं। उसने कहा है कि 3 चीजों के लिए हमें चाहिए। एक तो यह है कि हमने इसकी ग्रोथ को हार्नेस करना है, हमने लगाम डालनी है। दूसरा यह है कि हमें ये सारे रास्ते जो हैं ये क्लियर होने चाहिए ताकि हमारा ट्रेड रूट जो है वो ठीक रहे। और उसमें हमने अब ये होगा कि किसी न किसी हद तक अमेरिका जो है वो इसकी मिलिट्री ऑप्शन चाहेगा, और मिलिट्री ऑप्शन कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब करने से होगा। और वो खुद तो उतर नहीं सकता, खुद तो वो सूरत हाल अब नहीं रह गई। अब रह गया एक घोड़ा, और वो घोड़ा है भारत। उस भारत को कब तक आगे चला के आप लेके जा सकते हैं, चीन की कंटेनमेंट के लिए आगे लेके बढ़ सकते हैं, ये है असल सवाल। सही है। और इसमें चीन अवॉइड करेगा और भारत को हुश की जाएगी, ये चीज है। हाँ, ये तो सही है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं भारत को हुश की जाएगी, इरशाद साहब भारत के अंदर कितनी कैपेसिटी है? क्योंकि अभी हमने पिछले महीने देखा था जो झड़पें हुई थी उसमें डंडों से मार खाई भारत के फौजियों ने और 20 जाके दरिया में जाके जा गिरे। आपके ख्याल में भारत चाइना से जंग या लड़ाई लड़ना चाहेगा महदूद या बड़े पैमाने पे? जो मामला भारत का है ऑलमोस्ट अब वही मामला अमेरिका का होता जा रहा है। भारत का मामला ये है कि उसका खित्ते के अंदर उसके दोस्तों की तादाद ना होने के बराबर है, बल्कि रही नहीं है। और बाहर वो ताल्लुकात बढ़ाने की जहाँ कोशिश करता है, ख़ास तौर पर मसलन वो जिस कैंप में जाना चाहता है, अंदरून मुल्क उसकी मुखालफत होती है बड़ी शदीद किस्म की। मसलन अमेरिका से जब इसने ताल्लुकात बढ़ाए तो ख़ुद भारत के अंदर उसकी मुखालफत हुई, क्योंकि नैरेटिव जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था गैर जानिबदारी का, या अमेरिका एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट उसका जो तासुर था, उसकी वजह से अमेरिका के ज़्यादा करीब जाना ख़ुद उनकी अपनी इंटेलिजेंसिया उसके लिए तैयार नहीं है, जो पॉलिटिकल एलीट है वो तैयार नहीं है, वहाँ का जो सोशल फैब्रिक है या उनके जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो तैयार नहीं है। तो एक तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है। ये सेम अब अमेरिका का होता जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो डिवीज़न बढ़ा दी है ट्रंप ने, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। चीन जो है 2-3 महाज़ों पर अब बहुत ज़्यादा मुत्तहद और मुस्तहकम है, जो सूरत हाल अब अमेरिका की नहीं रही, और ख़ास तौर पर अफ़गान जंग ने उसको कमज़ोर किया है। हम माने या ना माने, हम सैंक्शन की बात हो रही थी, बात यह है कि ईरान पर जितनी सख्त सैंक्शन लगी हैं उसके बावजूद देखें, जर्मनी है, चीन को छोड़ दें, जर्मनी ने, तुर्की ने, कई मुल्कों ने उसके साथ गैर रस्मी तरीके से उसका तेल भी ख़रीदा, गैस भी ख़रीदी, उसको कुछ ना कुछ जो है फ़राहम किया, यानी सांस लेने की मोहलत दी है। अब चीन की इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है तो चीन ने, ये तो नहीं हो सकता कि अचानक एक रात ख्वाब आया हो उनके बादशाह को या उनके इंटेलिजेंसिया को और उन्होंने फ़ैसला किया हो, जी उनको पता है कि क्या पाबंदियां लग सकती हैं और उन पाबंदियों का क्या नतीजा निकल सकता है। तो इस बुनियाद पर मैं नहीं समझता, और इन्वेस्टमेंट की बात तो हो रही है, दोहराने का क्या फ़ायदा है।
अगर आज अमेरिका पाबंदी लगा दे, उस तरह की पाबंदी जिस तरह ईरान पर लगी या वो आदी है लगाने का, तो अपनी उसकी कंपनीज जो उनकी इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर है, जिनके जो कंपनियां काम करें वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगी, इसलिए कि सस्ती लेबर, सस्ती बिजली और जो सहूलतें चाइना फराहम कर रहा है अमेरिकन कंपनीज को, वो खुद अमेरिका फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ना पाबंदियों के ज़रिए इस अमल को रोका जा सकता है, और जंग जिस अंदाज में ट्रंप निकला है अफ़गानिस्तान से, और जो जिस तरह शाम से निकला, जिस तरह से अब सूरत हाल उसकी बन रही है, मेरा तो ख्याल है कि वो शायद अब अरब और इंडिया दो चीज़ें रह गई हैं, चंद अरब मुल्क और एक इंडिया, जिन पर वो इन्हिसार कर रहा है। क्योंकि जो सबसे बड़ा नुकसान अफ़गानिस्तान से निकलने का हुआ है वो ये है कि यूरोप और उससे मायूस हुआ है, क्योंकि उन्होंने पैसा भी दिया, उन्होंने फ़ौजी भी दिए और नतीजा कुछ नहीं निकला। तो अब तो उनका जो इत्तेहाद है यूरोप के साथ वो ख़तरे में है, कुछ कि वो चीन पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया करे और अपनी फ़ौज भी ज़ाया करे। एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, वो शायद अमीन साहब अगर आप इस पर अपनी राय का इजहार करें कि अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान है, इनका क्या फ़ायदा आप देखते हैं चाइना की ईरान में होने वाली इन्वेस्टमेंट का, अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है? और आपने जैसे कहा कि अभी ये हुई नहीं है, इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, तो हम जाहिर है जो मुख्तलिफ जो बड़ी खबर रसां एजेंसीज हैं उसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं, जिनमें से रूस की एक बहुत बड़ी एजेंसी स्पुतनिक भी शामिल है, जिसने दो खबरों की तस्दीक की है। एक तो ये 400 अरब की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, दूसरा उन्होंने कहा कि जो रेलवे का मंसूबा था उससे भारत को निकाल दिया गया है। तो दो खबरों की तो तस्दीक वहाँ से भी हो रही है। तो आप अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्या स्टेक्स देखते हैं और कैसे फायदा देखते हैं? देखिए जी, अफगानिस्तान की सूरत हाल तो यही है कि वहाँ पे तालिबान का जो एक लड़ाई है वो जारी है, और अगर अमेरिका निकल भी जाता है तो तालिबान की लड़ाई जो है, जो नॉर्दर्न अलायंस था या नॉन पख्तून हैं उनके साथ वो जारी रहेगी। तो अफगानिस्तान में तो मुझे नज़र नहीं आता कि कोई मुस्तकबिल करीब में अमन होने वाला है। और फौरी तौर पे हम ये कहेंगे कि जो वहाँ की काबुल की हुकूमत है वो उसका अभी तक प्रो इंडिया एक रुझान है, पाकिस्तान से अभी तक वो काफ़ी दूर हैं। हम बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को के बारे में उनके ख्यालात जो हैं वो बहुत ही दोस्ती वाले नहीं हैं, अगर मुखासमाना नहीं है तो वहाँ से तो हमें कोई नेकी की उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में मुझे कोई नज़र नहीं आता कि फौरी तौर पे कोई बेहतरी आएगी। देखिए, अभी तक जो कुछ बात हुई है मुझे उससे काफ़ी इख्तिलाफ है। ये चीन और अमेरिका का एक बड़ा पेचीदा रिश्ता है, चीन और अमेरिका का बड़ा पेचीदा रिश्ता है। आप यहाँ पे जो अब तक बात हुई उसमें ऐसा नजर आता है कि दोनों दुश्मनी की पॉलिसी पे चल रहे हैं और शायद जंग पे खत्म होगा। ऐसा बात कोई नहीं होने वाली। चीन की कोई नीयत नहीं है अमेरिका के साथ जंग करने की। चीन का अमेरिका में बहुत एक बड़ा स्टेक है, अमेरिका सबसे बड़ा उनका ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन के जो फॉरेन जो एसेट्स हैं और उनके एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो ज़्यादातर अमेरिका में हैं। तो चीन की बिल्कुल ये ख्वाहिश होगी कि अमेरिका के साथ बिगाड़ में ऐसे ताल्लुकात में इतना बिगाड़ ना आए। और ये जो आजकल जो तलखी है ये ट्रंप की वजह से है। और चीन की और 2 महीने के बाद जी अमेरिका की मैं अर्ज कर रहा था कि 3 महीने के बाद उम्मीद है कि ज़्यादा तवक्कुआत ये है कि ट्रंप की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और जो बाइडन की हुकूमत आएगी आप देखिएगा फौरी तौर पे चीन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और ये कहना कि अमेरिका तनहा रह गया ये भी एक खुशफहमी है। अमेरिका के बहुत दोस्त, यूरोप तो खैर है ही उनका दोस्त, उनका पुराना साथी, लेकिन इधर देखिए जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडिया है, ये ज़्यादातर, फिर सऊदी अरब है और बहुत सारे ममालिक जो है इंडिया अमेरिका के बड़े करीबी दोस्त हैं। बल्कि चाइना के ऊपर आजकल प्रेशर पड़ा हुआ है कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से वो दुनिया में एक लिहाज से ऑन द डिफेंस चले गए हैं, उनकी इकोनॉमी में भी नुकसान पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें इस बात का इशारा करती हैं कि ये किस्म के नताइज मत निकालिए कि अमेरिका कमजोर होकर खत्म हो गया है। अफगानिस्तान से इसलिए हटाया कि अफगानिस्तान में वो गोरिल्ला वॉर नहीं लड़ सकते थे, वरना अगर वो 2 एटम बम गिराते तो अफगानिस्तान का तो 2 मिनट में खात्मा कर देते। वो एक बिल्कुल डिफरेंट हालात हैं। चीन और अमेरिका का मुकाबला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का होगा। अफगानिस्तान से उसका मुकाबला मत करें। तो ये सारी
चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मोहतात से आगे चलें, ये सारे नताइज निकालें कि सब कुछ हो गया है, अब ईरान और चीन में बड़ी जबरदस्त एक पैकेज बन गया है। ये अभी क़ब्ल वक्त है, इंतजार करें वक्त का कि किस तरह हालात जाते हैं। और ये तस्वुर कि अमेरिका और चीन जो है बिल्कुल ऑन द कॉन्फ्रंटेशन कोर्स हैं, कोई जंग होने वाली है या कोई और तबाही होने वाली है, इस किस्म की कोई बात नहीं होने वाली। असद साहब, मेरे ख्याल है ये किसी ने नहीं कहा कि चाइना जंग चाहता है। मसला ये है कि देखें, सी पैक जब शुरू हुआ तो हमारे यहाँ दानिश्वर ये कहते थे कि चाइना को क्या मुश्किल, अमेरिका को इससे क्या मुश्किल हो सकती है या अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बिल आखिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी दूसरे लोगों में बोले वो कि सी पैक से हमें तकलीफ़ है। चाइना की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही थी तो लोग कह रहे थे जी अमरीका को क्या फ़र्क पड़ता है। अमरीका बोला, बाकायदा ट्रंप बोला और उसके साथी बोले कि जी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जो IMF से उन्होंने कहलवाया कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये बंद करें या इसका हमें हिसाब दें कि यहाँ कर्ज़े महंगे दिए जा रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम अमेरिका को है। नेटो, अगर नेटो इस वक्त ख़तरे में है, जो अमेरिकन भी तस्लीम करते हैं कि वहाँ एक मायूसी पाई जाती है, तो इसका मतलब है अमेरिका मुश्किल में है। अब ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि जंग कल होने वाली है, लेकिन अमेरिका के मफाद में ये होगा कि वो जंग में उलझाए। जी, इस पर अब औरिया साहब, यहाँ पर भी आपके ख्याल में भारत को डिफीट हो रही है, डिफीट हुई है और पाकिस्तान भारत को डिफीट करने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, यकीनन हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि FATF को हमने बहुत बड़ा हवा बना के खड़ा किया हुआ है। मैंने कई दफ़ा फाइनेंशियल विजिट से पूछा, मुझे बताइए FATF का असरात किस पे होंगे, सिवाय इसके कि आपकी बैंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, उसके अलावा क्या होगा, कौन सी उसके अंदर बाइंडिंग फोर्स है उसके अंदर, और कौन सी उसके आपकी ऐसी चीज़ है कि आपके अब सैंक्शन लग जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। एक उन्होंने काम करना है, उसके गार्ब के अंदर वो करते चले आ रहे हैं। मैं अभी बात हो रही थी अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान की हुकूमत के बारे में। द मोस्ट इनफेक्टिव हुकूमत है इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर। ऐसी हुकूमत है कि अमेरिका खुद उसको तालिबान के लिए नहीं मनवा सका मेज पे लाने के लिए, बाहर निकलने के लिए। यानी इतनी वीक हुकूमत वो हमारे लिए खतरा बनेगी, इम्पॉसिबल की सूरत हाल है। जिस इलाके में वो हैं, जिस इलाके में उनका इन्फ्लुएंस है, जो बंदा थोड़ा सा भी अफगानिस्तान को जानता है वो ताजिकिस्तान के लिए खतरा हो सकते होंगे। इस बॉर्डर के ऊपर जो हेलमंद से लेके गजनी और गजनी से पख्तिया तक चलता है, उसमें जीरो इन्फ्लुएंस है उसका। ये 70% अफगानिस्तान तालिबान के पास है। तो एक बात तो यह है कि इसका फायदा होगा। इस वक्त आपको पता है कि सबसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसकी है? चाइनीज की है उसके अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। और अमेरिका में ये सवाल उठता है कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ये हमें निकलना चाहिए। एक सवाल ये भी था उसके अंदर से। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के पास कोई रास्ता और रह ही नहीं गया कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अब कंटेनमेंट चाइना उनका कितना बड़ा इशू है आपके किसी ने सोचा ही नहीं। और जो आज से 8 साल पहले चाइना के अंदर गोल्ड खरीदने का रुझान चला था, वो जो हर सड़क के ऊपर दुकानें लगी होती थी कि भाई डॉलर खत्म करो, गोल्ड खरीदो, वो किस लिए था? उनको पता था कि एक दिन अमेरिका जो है वो एकदम हमें बिल्कुल बैंकरप्ट करके रख देगा। जी जी, राइट सर, बहुत शुक्रिया। मैं बाकी लोगों का भी कमेंट लेना चाह रहा था लेकिन वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।